हेलो, दिस इज़ रोनिका वाही। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। ये वीडियो जो भी पोएटिक डिवाइसेस सीखना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल रहेगी, चाहे वो 10th में ना होकर किसी और क्लास में हो। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइसेस मैंने एक्सप्लेन करी हैं, एक्चुअली मेजर पोएटिक डिवाइसेस तो उसमें सब कवर हो रही हैं, लेकिन क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक है उसमें जो पोइट्री के टेक्स्ट हैं उनमें जो यूज़ हुई पोइटिक डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे सारी कवर्ड हैं। और मैंने फेमस टेक्स्ट के और क्लासिक एग्जाम्पल्स बताए हैं डिवाइसेस के, और साथ ही 10th के कोर्स में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी बताए हैं एक एक डिवाइस का। तो लैंग्वेज और लिटरेचर वाले कोर्स में है फर्स्ट फ्लाइट वाली टेक्स्ट बुक, लेकिन जो इंग्लिश कम्युनिकेटिव का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये पोएटिक डिवाइसेस यूज़फुल रहेंगी, बिकॉज डिवाइसेस की एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगी। सिर्फ ये है कि एग्जाम्पल्स उन पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए हुए हैं। एक दो ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो वैसे जाननी इम्पॉर्टेंट हैं, टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं बिकॉज वो बहुत यूज़ होती हैं। आपने शायद ये टर्म सुना होगा, लिटरेरी डिवाइसेस, जो भी किसी भी तरीके की राइटिंग को इन्हांस करने के लिए, उसे बेहतर और खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। पोएटिक डिवाइसेस वो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जिनका पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी होती हैं पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ हम इम्पॉर्टेंट जो मोर कॉमनली यूज्ड हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उनकी बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे रेपिटिशन से रिलेटेड जो डिवाइसेस होती हैं। अगेन रेपिटिशन की भी काफ़ी डिवाइसेस हैं, काफ़ी टाइप्स की रेपिटिशन होती है, तो जो हमारे लिए अभी रेलेवेंट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। रेपिटिशन जो है वो आइडियाज़ की हो सकती है, लाइंस की हो सकती है, वर्ड्स की हो सकती है, या साउंड्स की भी हो सकती है। जो पहली रेपिटिशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफ्रेन। ये एक लाइन या लाइंस प्लूरल में की रेपिटिशन है। दैट पार्ट ऑफ अ सॉन्ग पोएम विच इज़ रिपीटेड यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच वर्स या स्टैंजा। जैसे गाना है ना, वो से शावा शावा, तो उसमें ये रिफ्रेन है। जो गाना है कभी खुशी कभी गम का, तो बार बार ये रिपीट होता है। ऐसे ये द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में ये रिफ्रेन है, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कई बार ये लाइन उसमें रिपीट हुई है। ये इटैलिसाइज करके ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो टेक्स्ट का नाम है। यहाँ डबल कोट्स एग्जाम्पल्स में जहाँ लगाए हैं, क्योंकि बताने के लिए कि टेक्स्ट से एज इट इज़ कोट किया है। रिफ्रेन यूज़ हम क्यों करते हैं? या तो जिसको रिपीट कर रहे हैं उसे एम्फसाइज करने के लिए, यानी उस पर जोर देने के लिए, या फिर रिदम या म्यूज़िकल इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए। कुछ लाइंस जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ करी हैं उनमें कई पोएटिक डिवाइसेस हैं, लेकिन हम जिसकी डिस्कशन कर रहे होंगे उस वक्त उसी की बात करेंगे ताकि समझते टाइम कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने डिफरेंस क्लियर करने के लिए या एक्सप्लेनेशन के तौर पर दूसरी डिवाइसेस साथ में बताई हैं। अब हम आते हैं कुछ डिवाइसेस पर जिनमें एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स की रेपिटिशन होती है। उनमें से पहली है राइम। द यूज़ ऑफ वर्ड्स एट द एंड्स ऑफ लाइन्स दैट साउंड वेरी सिमिलर। लाइन्स के एंड के वर्ड्स मिलते जुलते होते हैं, मिलते जुलते, जैसे सॉफ्ट लॉफ्ट, डांस चांस, ऐसे हो गया लाइन के एंड में। अब ये जैसे अ टाइगर इन द जू से ली गई लाइन्स हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। केज एंड रेज इनकी मिलती जुलती साउंड है, तो ये राइम का एग्जाम्पल है। राइम से रिदम,
एक म्यूज़िकल क्वालिटी ऐड होती है। राइम से ही हम राइम स्कीम डिटरमिन करते हैं। राइम स्कीम होता है जो राइम का पैटर्न यूज़ किया होता है। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स यूज़ करते हैं राइम स्कीम बताने के लिए। जहाँ भी सेम साउंड रिपीट होती है, पहले उस साउंड के लिए जो लेटर इस्तेमाल किया होता है उसे रिपीट किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में पहली लाइन में एंड में है स्ट्राइप्स। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स यूज़ करते हैं राइम स्कीम के लिए, तो हम ए बताएंगे इसे। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है केज। ये स्ट्राइप्स से राइम नहीं करता, तो हम नेक्स्ट लेटर बी ऐड करेंगे अपनी राइम स्कीम में। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है क्वाइट। ये ना स्ट्राइप्स से राइम कर रहा है ना केज से, तो सी। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड रेज, सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड केज से राइम कर रहा है, तो इसके लिए हम बी यूज़ कर देंगे जैसे हमने केज के लिए किया था। तो हमारी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से, फर्स्ट स्टैंजा है उसका, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. डाइन के साथ राइम करने की इंटेंशन है पोएट की। ये दूसरे स्टैंजाज की राइम स्कीम देखकर भी कंफर्म होता है। तो लायन की प्रोनाउंसिएशन हल्की सी हम चेंज करके डाइन से राइम कर देंगे। इसे पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। अभी डिस्कस करती हूँ मैं इसे। अभी जो स्टैंजा मैंने रीड किया, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड चांस ए, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड ईस्ट बी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड एडवांस। ये चांस से राइम कर रहा है, तो अगेन ये ए हो जाएगा। तो अभी तक हमारा हो गया ए बी ए। फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड बीस्ट, ये ईस्ट से राइम कर रहा है, तो अगेन बी। फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन के लास्ट वर्ड्स डाइन और लायन, या जिसे हम लाइन कर देंगे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज करके, तो इन दोनों का सी होगा। तो राइम स्कीम हमारी हो गई ए बी सी सी। जो पोइट्री का स्टाइल कोई राइम स्कीम या मीटर फॉलो ना करके जैसे बात कर रहे हैं, बिना केयरफुली कोई राइमिंग वर्ड्स डालकर, समझ लीजिए मोर और लेस जैसा हमारा नेचुरल बोलने का स्टाइल होता है, उस पोइट्री लिखने के अंदाज को फ्री वर्स कहते हैं। जो हमारे कोर्स में फ्री वर्स के एग्जाम्पल्स हैं उनमें फॉग छोटी सी है, सो मैं रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। द fog comes on little cat feet, it sits looking over harbour and city, on silent haunches and then moves on. नेचुरल स्टाइल है ना ये फ्रेजिंग का। लास्ट वर्ड्स अगर हम हर लाइन के देखें, कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन, कोई भी राइम नहीं कर रहा है आपस में, सो दिस इज़ फ्री वर्स। पोइटिक लाइसेंस जो मैंने मेंशन किया था, एक राइट होता है जो पोइट्स एज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं किसी ने कोई लाइसेंस पकड़ा दिया उन्हें, ठीक है, कोई राइट एक वो एज्यूम करते हैं कि उनके पास है वो हक। वो प्रोनाउंसिएशन में, स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर में, यानी जिस क्रम से शब्दों को वाक्य बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, में अंतर ले आते हैं। या कभी कोई नया वर्ड बना दिया, कोई वर्ड्स कंबाइन कर दिए, कभी स्पेलिंग्स चेंज कर दी। इंटेंशन क्या होती है कि रिदम, टोन मेंटेन रहे। जैसे डाइन के साथ लाइन कर देंगे हम रीड करते हुए, लायन के बजाय। सेम टेक्स्ट में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में लाइन है, एज सून एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, में LEAPT जो स्पेलिंग है उसके बजाय LEPT यूज़ हुआ है। अगेन दिस इज़ अ पोएटिक लाइसेंस। He'll only leap and leap again. Leap कोई वर्ड नहीं होता, leap से चेंज किया है, अगेन पोएटिक लाइसेंस। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में रियलियो ट्रूलियो कई बार यूज़ हुआ है रियली ट्रूली के बजाय, अगेन पोएटिक लाइसेंस। या स्टैंजा 7 में बेलिंडा से राइम करने के लिए विंडो को विंडा कर दिया, ठीक है, अगेन पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट, अभी जैसे हमने लाइन डिस्कस की थी, he'll only leap and leap again, लेप वर्ड दोहराया गया है। टू हैव द सेम वर्ड, फ्रेज और लाइन ओवर एंड ओवर अगेन,
At times even entire stanzas are repeated. इसको हम simply repetition कहते हैं. His ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Ball, ball, repeat हुआ है यहाँ. Okay, so this is repetition. Anaphora, the repetition of a word or a phrase at the beginning of successive clauses or sentences. ये बहुत important है, successive clauses और sentences. तुरंत एक के बाद एक होने चाहिए, एक दो लाइन्स के गैप के बाद नहीं कि स्टार्टिंग वर्ड या फ्रेज सेम है. Anaphora का एक बहुत important एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकन्स की A Tale of Two Cities से. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. तो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल. और ये फायर एंड आइस से एग्जाम्पल है. Some say the world will end in fire, some say in ice. सक्सेसिव लाइन्स में some से बिगनिंग में रिपीट हुआ है. एपीफरा, इसे हम एपिस्ट्रोफी भी कहते हैं. द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज और सेंटेंसेस. अगेन सक्सेसिव इंपॉर्टेंट है. क्लॉज या सेंटेंसेस तुरंत एक के बाद एक होने चाहिए जिनके एंड में सेम वर्ड या वर्ड्स हों. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Amanda सक्सेसिव लाइन्स के एंड में रिपीटेड है. ये एपीफरा है. इन सक्सेसिव लाइन्स की स्टार्टिंग में भी सेम वर्ड्स हैं, डिड यू. सो इन दो लाइन्स में एनाफरा और एपीफरा दोनों हैं. सो राइम, रेपिटिशन, एनाफरा, एपीफरा, ये सब वर्ड्स की रेपिटिशंस हैं. अब हम कुछ डिवाइसेस देखते हैं जिनमें साउंड्स की रेपिटिशन है. सबसे पहले alliteration, the repetition of the same consonant sounds at the beginning of different words in a line. जब aloud read किया जाए तो एक rhythmic effect add होता है जब consonant sound की repetition आती है. A, E, I, O, U vowel होते हैं, बाकी सारे letters consonants हैं. इन अ लाइन यानी क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए वर्ड्स. जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर. ठीक है, तो इसमें पी की साउंड रिपीट हो रही है. या ग्रीन ग्रास ग्रू, ग्र साउंड रिपीट हो रही है. सो नेसेसरी नहीं है कि एक ही कॉन्सोनेंट से हो साउंड. ठीक है, जैसे ग्र की अभी हमने बात की. And no one buys the ball back. So there's repetition of B sound in this line. Okay, so this is an example of alliteration. Assonance, the repetition of the same vowel sound in closely placed words for producing a rhyming effect. ठीक है, A, E, I, O, U की साउंड, इनमें से किसी एक की या एक से ज़्यादा की भी साउंड. एक से ज़्यादा तो दो अलग अलग वावल की साउंड्स से एसोनेंस क्रिएट हो सकती है, या दो वावल की कॉम्बिनेशन में भी साउंड रिपीट हो सकती है. इससे एक राइमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता है. जैसे द रेन इन स्पेन. ठीक है, रेन और स्पेन में AI से साउंड रिपीट हो रही है. स्वीट ट्रीट, ना स्वीट में डबल E है लेकिन ट्रीट में तो E और A आ रहा है, लेकिन साउंड जो है दोनों में ही वो एक लंबी E की है. ठीक है, सो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं. और एक ये बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, E से एसोनेंस है इसमें. कॉन्सोनेंट्स, द रेपिटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स. A, E, I, O, U की साउंड्स को छोड़कर सारे इंग्लिश के लेटर्स से प्रोड्यूस होने वाली साउंड्स. यूजुअली इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट वावल साउंड्स दो.
यानी कॉन्सोनेंट साउंड सेम है लेकिन उनके साथ जो वावल्स की साउंड आ रही है वो सेम नहीं है। कोई एक एग्जाम्पल हम लें बेसिक सा, जैसे पेट और रैट, ट साउंड सेम है, ठीक है, बाकी की साउंड सेम नहीं है, बट जैसे जो वावल साउंड है वो सेम नहीं है, बट ट की साउंड सेम है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, हिज फैंग्स, हिज अगेन क्लॉज, एस की जो पर्टिकुलर साउंड यहाँ आ रही है वो कॉन्सोनेंस क्रिएट कर रही है। ऑल्सो यहाँ आई की साउंड से एसोनेंस भी है। सो एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये रेपिटिशन ऑफ साउंड्स से रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस हैं। हमारे लिए रेपिटिशन की जो डिवाइसेस अभी तक जो कवर की हैं वो सफिशेंट हैं। सो नाउ वील मूव ऑन टू अदर पोएटिक डिवाइसेस जो रेपिटिशन की डिवाइसेस नहीं हैं। सबसे पहले जब हम क्लास 5-6 में पोएटिक डिवाइसेस सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस सबसे पहले बताई जाती हैं। सिमिली, मेटाफर, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, ये उन डिवाइसेस में से हैं जो हम पहले सीखते हैं, तो उन्हीं को पहले डिस्कस करते हैं हम आज। सिमिली, द कंपैरिजन ऑफ यूजुअली two unlike people, objects, ideas, etc. using like or as. Usually two unlike entities. कभी similar भी हो सकती हैं। Classic example हम लें simile का, Hector fought like a lion in the war. The reference is to the Trojan War. Hector fought like a lion. Like use हुआ है। Hector एक बंदा, उसकी शेर से कंपैरिजन की है। वैसे तो अनलाइक एंटिटीज़ हैं, लेकिन हेक्टर अपने फाइटिंग के अंदाज के कारण एक लायन से कंपेरेबल है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एज यूज़ करके कंपैरिजन की है यहाँ। अभी ही हमने एलिट्रेशन किया है, सो नोट करिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एलिट्रेशन का। मल्टीपल वर्ड्स की स्टार्टिंग की साउंड है बी, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, सेम है। Metaphor, a comparison indicated implied, usually between two unrelated elements without the use of like or as. Comparison suggest करते हैं, directly state नहीं करते, इसीलिए like या as भी use नहीं होता। हमने सिमिली का एग्जाम्पल लिया था, हेक्टर फॉट लाइक अ लायन इन द वॉर। मेटाफर का एग्जाम्पल होगा, हेक्टर वॉज अ लायन इन द वॉर। तो यहाँ हमने तुलना नहीं की है कि शेर जैसा, हमने सीधा हेक्टर को शेर कह दिया। हुई यहाँ भी कंपैरिजन ही है, लेकिन उस कंपैरिजन को स्टेट ना करके सजेस्ट किया है, प्लस लाइक या एज यूज़ नहीं किया। ये एक लाइन है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। इस लाइन के दोनों पार्ट्स में, जो दोनों पार्ट्स कॉमा से सेपरेटेड हैं, कंपैरिजन है। फर्स्ट पार्ट में लाइक लगाकर डायरेक्टली कंपेयर कर दिया तो ये सिमिली है। सेकेंड पार्ट में चिमनी और नोज में कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो ये मेटाफर है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग को कंपेयर किया है कैट से, ये मेटाफर है। अगर हम फॉग का टेक्स्ट एंटायरिटी में देखें, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Throughout ये cat और fog की जो comparison है वो खिचड़ी है। जब इतनी elaborate implied comparison जो इतनी elaborate होती है कि वो कई lines में, stanzas में, या prose है तो paragraphs में, या पूरे ही work में stretch हो जाती हैं, तो उससे हम extended metaphor कहते हैं। जैसे यहाँ fog में पूरे ही टेक्स्ट में एक्सटेंडेड है, तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी कम टू इमेजरी, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। द विविड यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इन सच अ मैनर दैट द डिस्क्राइब्ड कैन बी इमेजिन्ड।
जो वर्णन किया है वो ऐसा है कि आप उसे इमेजिन कर सकते हो। कोई पहाड़ का दृश्य, गोलगप्पे का स्वाद, गुलाब की खुशबू। कुछ चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से या मेमोरीज़ की वजह से समझ सकते हैं, कुछ हम कम्प्लीटली इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन हमें करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है कुछ चीज़ों की इमेजरी में। इमेजरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टेक्टाइल, किनेस्थेटिक एंड ऑर्गेनिक। अब हम एक एक करके ये सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। विजुअल इमेजरी involves seeing objects, places, beings, etc. in the mind from memory or imagination। या तो कोई चीज़, प्राणी, जगह, दृश्य कुछ भी आपने पहले देखा हुआ है तो यू आर एबल टू रिकॉल इट एंड सी द इमेज इन योर माइंड, या आपको कल्पना करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी गार्डन की डिस्क्रिप्शन है तो मेमोरी और इमेजिनेशन के कॉम्बो से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई नए टाइप के क्रीचर की डिस्क्रिप्शन है, फिर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़कर आप कल्पना कर रहे हो और जैसा लिखा है आप ऐसा विजुअलाइज कर रहे हो कि ऐसा दिख रहा होगा वो जो बताया है। द ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की इमेजरी का यूज़ है और टेक्स्ट में भी है। ये हम ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, जैसे ये एक लाइन है, द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स। होल मून शाइन्स, ये विजुअल इमेजरी है। यू कैन इमेजिन सीइंग समथिंग लाइक दैट, you can see it in your mind. Auditory imagery involves hearing sounds, music, etc. in the mind. For example, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. दिमाग में कुछ विस्परिंग चल रही है और साइलेंस, एब्सेंस ऑफ साउंड है, बट ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। वो सेम आपकी सेंस इन्वॉल्व है जब आपको कुछ सुनाई नहीं भी दे रहा। Olfactory imagery involves the triggering of the sense of smell through language use. Again, memory या imagination से हम समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्मेल या टाइप ऑफ स्मेल का जब वर्णन हो रहा है तो वो कैसी होगी। The smell of leaves and lichen. This kind of description invokes memory क्योंकि स्मेल है जिससे हम फेमिलियर हैं। Gustatory imagery involves evoking the sense of taste of food items or drinks. Flavors और खाते पीते हुए मुंह में जो सेंसेशन होती है उसे हम इमेजिन कर सकते हैं। Don't eat that chocolate, Amanda. Although this says don't eat, but chocolate का जिक्र हुआ है, so you start recalling the taste of chocolate and how the texture of your favorite chocolate feels in your mouth. Okay. Tactile imagery involves evoking the sense of touch. Small twigs stiff with exertion. Stiff. Touch करने में कैसी लगेगी? We can imagine that. Kinesthetic imagery involves description of actions and movements of animals, people, objects. The trees inside are moving out into the forest. ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रीज निकलकर बाहर जा रहे हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. यहाँ टाइगर की मूवमेंट की बात हो रही है, अगेन जो हम इमेजिन कर सकते हैं। Organic imagery involves evoking of personal internal experiences such as emotions, hunger, thirst, tiredness, etc. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. ये curved या round brackets जिनको हम पेरेंथेसिस कहते हैं टेक्स्ट में हैं, इसीलिए मैंने यहाँ कोट्स के अंदर डाले हैं। आगे मैंने पेरेंथेसिस एज अ डिवाइस डिस्कस किया है और ये भी कि अमेंडा के कुछ पोर्शंस पेरेंथेसिस में क्यों हैं। कमिंग बैक टू ऑर्गेनिक इमेजरी, ये
शांति में, एकदम ब्लिस में, आप रिलैक्स्ड हैं, आपका फ्रेम ऑफ माइंड भी अच्छा है, आप आराम से ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं इन लाइनों को पढ़कर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, personification. The representation of an object or an idea or a non-human living being as human, or the ascribing of human qualities to non-human beings or elements. non-human living being का मतलब है जो living तो है लेकिन humans नहीं है, तो animals, birds, plants, etc. सब कुछ भी humans ना हो, बस उसके बारे में हम ऐसे बात करते हैं जैसे वो इंसान है, जैसे कि हम उसे एक पर्सन के तौर पर देख रहे हैं. ये होता है पर्सोनिफिकेशन, कि आपने उसे पर्सन बना दिया. सबसे बेसिक तरीका तो है कि ही शी इस्तेमाल कर लें किसी भी नॉन ह्यूमन एंटिटी के लिए, या फिर हम उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दें. जैसे ही वॉज शाइनिंग ब्राइटली, हम सन के लिए यूज़ करें, ही यूज़ करके हमने पर्सोनिफाई कर दिया सन को. सिमिलरली हम मून के लिए कहें शी स्प्रेड हर लाइट अराउंड, अगेन हमने मून को पर्सोनिफाई कर दिया. अब ये एग्जाम्पल देखिए. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This is from How to Tell Wild Animals. Beast को personify किया है, he use किया है यहाँ उसके लिए. Pathetic fallacy. This is a kind of personification. This is specifically about feeling. The attributing of human feelings or moods to animals, plants or inanimate objects. Personify ही कर रहे हैं जब हम specifically feelings की बात कर रहे हैं कि non-human entities human emotions experience कर रही हैं, display कर रही हैं. ठीक है, तो वहाँ ये डिवाइस है, उसे हम pathetic fallacy कहते हैं. टेनिसन की मॉड में इसका यूज़ एक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, द वाइट रोज वीप्स, शी इज़ लेट. रोज वीप कर रहा है, इमोशन डिस्प्ले कर रहा है लाइक अ पर्सन. ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल में एनिमल्स पर्सोनिफाइड हैं, उनकी इमोशंस डिस्प्ले हो रही हैं. ये पैथेटिक फैलेसी का एग्जाम्पल है. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Merry smiles, weep. ये हैं pathetic fallacy का use. Enjambment. The continuation of a sentence into the next line without a break or punctuation mark. For example, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. देखिए, ये एक ही सेंटेंस चल रहा है पूरा, लेकिन ये स्टैंजा की 4 लाइन्स में स्प्लिट है. कोई पंक्चुएशन, कोई ब्रेक नहीं है. इस तरह का यूज़ एंजैममेंट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट. एपिथेट वो शब्द होते हैं जो किसी की कोई अच्छी या बुरी क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, इससे उसके काफ़ी सारे आर्किटेक्चर का कलर डिस्क्राइब होता है, तो ये जयपुर के लिए एक एपिथेट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि जहाँ एपिथेट लगना चाहिए था वहाँ ना लगकर किसी और नाउन पर ट्रांसफ़र हो गया. The misapplication of an adjective to a noun it is not expected to be applied to for dramatic effect or interesting imagery. Okay, so interest quotient up करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे transient feet upon the sand. We don't really mean feet. Footmarks primarily जो है वो transient है. True, पर्सन भी परमानेंट नहीं है, लेकिन अप्लाई जो हमने एडजेक्टिव किया है वो हमने
फीट पर कर दिया, जबकि अप्लाई उसे फीट पर नहीं होना था। या पॉइजन्ड कप, कप के अंदर जो लिक्विड है वो है पॉइजन्ड, लेकिन एडजेक्टिव हमने कप पे अप्लाई कर दिया। ऐसे ही मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड मस्टर्ड है, ना कि जो आवाज़ वो निकाल रहा है। नेक्स्ट वी कम टू onomatopoeia, the use of a word whose sound imitates or resembles the sound that word describes। यानी जब हम वर्ड बोलते हैं तो जो उसका मीनिंग है, जो साउंड वो वर्ड इंडिकेट कर रहा है, वही या उससे बहुत मिलती जुलती साउंड उस वर्ड से आती है। जैसे बज़ ऑफ बीज, बज़ में ओनोमेटोपिया है। हिस ऑफ अ स्नेक, ठीक है, हिस में है। स्लर्प, अगेन जो आवाज़ निकलती है स्लर्पिंग की, ठीक है, वो वर्ड, वही स्लर्प वर्ड वो आवाज़ इंडिकेट कर रहा है। 9th में आपने रेन ऑन द रूफ की थी, उसमें पैटर ऑफ द रेन, ठीक है, पैटर में ओनोमेटोपिया है। दिस एग्जाम्पल, with a clatter and a clank and a jangling squirm, clatter, clank, jangling, सब ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं। अभी जो हमने ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल देखा था, मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प भी ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। पन, लिटरेचर में इवन एवरीडे स्पीच में पन का बहुत यूज़ होता है। आपने कई बार सुना होगा पन इंटेंडेड, यानी जानबूझकर वर्ड प्ले यूज़ हो रहा है। इट इज़ यूज्ड प्राइमरीली टू क्रिएट ह्यूमर और शो विट बाय प्लेइंग ऑन होमोफोन्स एंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो होते हैं जिन वर्ड्स की साउंड तो सेम होती है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे ATE 8 और EIGHT 8, दोनों वर्ड्स प्रोनाउंस सेम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स भी अलग हैं, मीनिंग्स भी अलग हैं। या तो सेम साउंड वाले वर्ड से वर्ड प्ले होता है या वर्ड के मीनिंग से। नेवर ट्रस्ट एन एटम, दे मेकअप एवरीथिंग। मेकअप मतलब कॉन्स्टिट्यूट, और मेकअप का मतलब कोई कहानी बनाना भी होता है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है एक एलिमेंट का, तो उस सेंस में इट मेक्स अप एवरी एलिमेंट एंड देयरफॉर एवरीथिंग। नेवर ट्रस्ट एन एटम, दे मेक अप एवरीथिंग। कहानी बनाते हैं की सेंस आ रही है ना, तो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट भी करते हो, कहानी बनाना, दोनों ये सेंस आ रही है, तो मेकअप पे वर्ड प्ले है यहाँ पे। एलिगरी, द यूज ऑफ अ स्टोरी विथ इट्स कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग्स, images to convey a deeper meaning or a moral lesson। यानी जब किसी टेक्स्ट के किरदारों को, प्लॉट को यूज़ किया जाता है कोई गहरी बात समझाने के लिए या कोई सीख देने के लिए। जातक टेल्स एंड पंचतंत्र आर की एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ एलिगरी। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक बैलेड है, यानी एक सॉन्ग या पोम जो कोई स्टोरी बताते हैं उस स्टाइल में लिखी है, उसमें ह्यूमर एडेड है। उसे एक एलिगरी की तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, ऑल्दो वो थोड़ा डिफरेंट है। हम पर उसे ऐसे इंटरप्रेट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसमें एक स्टोरी है और उससे हम लेसन डिराइव कर सकते हैं। Analogy, the comparison of two things which are distinct from each other yet have such qualities, aspects that parallels can be drawn between them। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऐसी क्वालिटी या ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि दो अनलाइक चीज़ों में पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये फॉग का पूरा टेक्स्ट इतना ही है। The fog comes on little cat feet, it sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on। कई पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं इसमें। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे, क्योंकि थ्रू आउट फॉग एंड कैट को कंपेयर किया है बिना लाइक या एज यूज़ करे, ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। और क्योंकि इन दो अलग एंटिटीज़ फॉग और एक कैट की क्वालिटीज़ में पैरेलल्स
ड्रॉ हम कर रहे हैं कि जैसे कैट दबे पाँव आती है, वैसे ही फॉग का आना होता है। चुपचाप बैठकर बिल्ली देखती रहती है क्या हो रहा है, आसपास ऑब्जर्व करती रहती है, उतनी ही चुपचाप खिसक लेती है। सेम फॉग का आने जाने का, सेटल होने का, एक जगह पे कोई शोर नहीं है। तो ये एनालॉजी का यूज़ है। रोमियो जूलियट की फेमस लाइंस हैं, व्हाट्स इन अ नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। ये भी एनालॉजी का एग्जाम्पल है। रोज़ का कोई और नाम देंगे तो भी उसकी फ्रेग्रेंस उतनी ही बढ़िया रहेगी। वैसे ही किसी इंसान को कोई भी नाम दे दें, उसकी क्वालिटीज़ वही रहेंगी। सो नाम में क्या रखा है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इज यूज्ड टू शो नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, जैसे शुगर एंड स्पाइस। ये एग्जाम्पल, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्रो एंड स्नो में कॉन्ट्रास्ट है ब्लैक एंड वाइट का, प्लस जो एसोसिएशंस हैं, कॉनोटेशंस हैं इन दोनों वर्ड्स की, वो ऑपोजिट ही हैं। वैसे तो हम स्नो को ब्यूटी प्योरिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन जब बहुत सर्दी में बर्फ़ पड़ती है तो थोड़ा ग्लूमी सा हो जाता है। लेकिन फिर भी स्नो की कॉनोटेशन लार्जली पॉजिटिव ही रहती है। क्रो की कॉनोटेशन डार्क है, नेगेटिव है, वो एक स्कैवेंजर होता है, तो डेथ एंड डिके से भी एसोसिएशन है, सॉरो से एसोसिएशन है। ये कुछ चीज़ें होती हैं उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग कल्चर्स में कॉनोटेशंस अलग हो सकती हैं, ठीक है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ हम लोग ये इंग्लिश का टेक्स्ट है, तो जो इंग्लिश में या इंग्लैंड के कल्चर से एसोसिएशंस आती हैं, हम उन पे अपना फोकस रखेंगे। सो डस्ट ऑफ स्नो में जबकि क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है, वो होता है, ये दोनों नेगेटिव फोर्सेस की तरह नहीं बल्कि कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं। हेमलॉक ट्री से एक क्रो, उसकी वजह से स्नोफ्लेक्स या स्नो पार्टिकल्स गिरते हैं, गिरती तो स्नो है, ठीक है, जिसकी पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं, लेकिन कैटलिस्ट उसका क्रो बनता है जो हेमलॉक ट्री पे बैठा है, ठीक है। तो रिजल्ट उसका क्या होता है ये गिरने का, कि स्पीकर का मूड अपलिफ्ट हो गया। तो नेगेटिव कॉनोटेशंस विद इन दिस टेक्स्ट आर नॉट रियली नेगेटिव, लेकिन स्टिल क्योंकि कलर कॉन्ट्रास्ट है और कॉनोटेशंस जनरली डिफरेंट हम उनकी कंसिडर करते हैं, हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट का यूज़ मानेंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन, पुट्स टुगेदर कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स। जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे I see fire, the careful carelessness of her conduct. Careful carelessness, carelessness दिख रही है, लेकिन वो एक carefully performed carelessness है, ठीक है। This is an example from a tiger in the zoo. On pads of velvet quiet in his quiet rage. Quiet rage में oxymoron है, क्योंकि जब हम रेज के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में इमेज क्या बनती है, एग्रेशन की, गुस्से के डिस्प्ले की। यहाँ क्वाइटनेस है क्योंकि एंगर जो है वो सप्रेस्ड है, वो टाइगर हेल्पलेस है, ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस द रेज ही फील्स। एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन में कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स होते हैं, इसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़ होते हैं। ऑक्सीमोरॉन का मैंने एग्जांपल बताया था, आई सी फायर। अब एक कॉन्टेक्स्ट इमेजिन करते हैं जहां आग जल रही है, लेकिन उसकी गर्मी आप तक नहीं पहुंच रही। रीज़न ये हो सकता है कि फिज़िकली या मेंटली वो आग आपको अच्छा फील नहीं करा पा रही है, वार्मथ की फीलिंग नहीं दे पा रही है। लेकिन जब हम ये टाइटल देखते हैं, फायर एंड आइस या एंटीथेसिस है, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हमारे दिमाग में इनकी एसोसिएशंस अलग अलग हैं, जो मतलब हम इनसे डिराइव करते हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक में बहुत गर्मी है, एक में बहुत ठंडक है, तो इस टाइटल में एंटीथेसिस का यूज़ है।
हम कहते हैं द वॉर वॉज फॉट टू ब्रिंग अबाउट पीस। वॉर एंड पीस तो कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियाज़ हैं, लेकिन वॉर इसलिए था कि फाइनली लंबे समय के लिए पीस मिल जाए। जैसे महाभारत वॉर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ वॉर। नेक्स्ट वी कम टू पैराडॉक्स। Paradox uses a sentence that seems to contradict itself, but in fact contains some deeper hidden meaning. सरफेस पे तो यही लगता है कि सेंटेंस अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसके ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में मेल नहीं खा रहे, उनका साथ में हो पाना स्ट्रेंज या इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अगर क्लोजली सेंटेंस को इवैल्यूएट करें तो समझ आता है कि कुछ गहरा मीनिंग है यहाँ पर। For example, there is paradox in fire and ice, as fire and ice are, or they represent, opposing elements, yet each has the potential to give the same result, which is the destruction of the world. So fire and ice हमें contradictory लगते हैं, लेकिन यहाँ meaning है कि दोनों destructive हो सकते हैं. Of course, text में fire and ice के भी deeper symbolic meanings हैं. ये हो गया हमारा पैराडॉक्स। नाउ लेट्स कम टू हाइपरबली, एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस। अपनी कही बात पर जोर देने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलना। पर्पस क्या होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, डेंजरस, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो भी है वो ज़्यादा लगे हमको। जैसे आपकी मम्मी ने पानी मांगा आपसे, आपने पहली बार में नहीं दिया, उनको दूसरी बार मांगना पड़ा, तो ज़ोर देने के लिए इस बात पर कि उन्हें अपनी बात दोहरानी पड़ी, वो चिल्लाएंगी 50 बार पानी मांग चुकी हूँ तुझसे, जबकि मांगा सिर्फ दूसरी बार है। या आपकी कोई लैंग्वेज की टीचर है, आपको 3-4 बार अपने राइटअप्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर ना करने के लिए टोक चुकी हैं, तो फिर टोकना पड़े तो कहें आई हैव आस्क्ड यू टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स प्रॉपरली अ मिलियन टाइम्स। ठीक है, सो ये सब एग्जैजरेशन है। या एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। तो वो बहुत गिगल कर रही थी, पर जोर देना है इस बात पे, वरना ऐसे कौन गिगल करता है कि घर ही हिल जाए। हाइपरबली को हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक करने के लिए या ह्यूमर ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कहा जाता है इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसको लिटरली नहीं लेना है। ठीक है, इट्स क्लियर कि इट्स एन एग्जैजरेशन। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी डिफरेंट टाइप्स की होती है, टाइप्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस 2 इंपॉर्टेंट केसेस समझ लीजिए जहां आपको आयरनी रिकॉग्नाइज कर पानी चाहिए। एक है सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड, जो आप कहना चाह रहे हैं या जो मतलब है आपकी बात का, एक्चुअली क्या है उससे उल्टा रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाला जो कोर्स है उसमें जूलियस सीजर का एक्सट्रैक्ट है, उसमें मार्क एंटनी सेज For Brutus is an honorable man. He means exactly the opposite. Brutus उन conspirators में था जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा। ठीक है, so this is an example of irony. उल्टी बात कह रहा है वो, जो उसका meaning है। Second is having an effect opposite to what is expected. Water, water everywhere, nor any drop to drink. ये भी इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाले कोर्स में द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से है, जो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी है। अगर हर जगह पानी है तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आप पी पाओगे, लेकिन एक भी बूंद नहीं है पीने के लिए, क्योंकि जो पानी है वो समुद्र का है। या फर्स्ट फ्लाइट से डस्ट ऑफ स्नो की अगर बात करें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। This change of mood, this result is not expected. Crow and hemlock tree, एक की डेथ डिके से, एक की पॉइजन से एसोसिएशन है, लेकिन कुछ पॉजिटिव हो रहा है। द रिजल्ट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द रीडर और द लिसनर वुड एक्सपेक्ट। नेक्स्ट इज यूफेमिज्म। लिटरेचर में भी, डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं the use of an inoffensive, softer expression in place of an offensive, harsher one. क्या है, हम सेम ही चीज़ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा बेटर तरीके से। जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं वो नहीं रहे, वो गुजर गए, इंस्टेड ऑफ सेइंग वो मर गए।
वैसे ही इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ he died we use softer expressions. He is no more, he sleeps in eternal peace. Anastrophe, इसे सिंपली हम इन्वर्जन भी कहते हैं. द इन्वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर फॉर एम्फेसिस, रेटोरिकल इफेक्ट और राइम. इन्वर्जन मतलब नॉर्मली जिस ऑर्डर में हम वर्ड्स लिखते हैं वो चेंज किया होता है. लॉन्ग इज द रोड टू सक्सेस, एम्फेसिस के लिए, ठीक है, ऑर्डर चेंज किया है. स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर के हिसाब से तो होगा द रोड टू सक्सेस इज लॉन्ग. Many a horrible sight have I seen, again for emphasis. This is a line from Shakespeare's Macbeth. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ standard word order changed है rhyme के लिए, ताकि learn और discern rhyme करें. Synecdoche, the substitution of a part of something for the whole. For example, uneasy lies the head that wears a crown. Here the intention is to refer to the king, queen or someone in power, not just the person's head. But हम head use कर रहे हैं to indicate the whole person. Has given my heart a change of mood. Again the speaker's mood has changed, right? The whole person's mood, not his heart's. He stalks in his vivid stripes. Stripes to indicate the whole body of the tiger. Less commonly, synecdoche is the use of the whole to represent a part. For example, you need this kind of gown to attend a party in society. Society is the whole, but आप society use कर रहे हो to mean one part of society which is high society. यानी आपको कोई अगर हाई फाई पार्टी में जाना है तो उसके लिए आपको उस हिसाब से उस टाइप के कपड़े ही चाहिए. Metonymy, the substitution of a word or a phrase by another that is closely related to it. जैसे we use the word crown to mean king or queen. या हम कह सकते हैं Delhi won by 7 runs instead of referring to the team. जिस चीज़ की हमको बात करनी होती है डायरेक्टली उसकी बात ना करके कोई उससे क्लोजली एसोसिएटेड चीज़ हम मेंशन कर देते हैं. तो इससे हमको समझ आता है कि synecdoche इज़ अ काइंड ऑफ मेटोनमी. जो एसोसिएटेड चीज़ है वो एक्चुअली एक कॉम्पोनेंट पार्ट है जिस चीज़ की आपको बात करनी है उसका. फॉर एन ग्रेगरी में मेटोनमी का एग्जाम्पल है. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट. कैरेट इज़ नॉट अ कलर. रेडिश ऑरेंज शेड बाल का मेंशन करने के लिए कलर के बजाय एक एसोसिएटेड चीज़ जिसका वैसा कलर है जो बताना है उसे मेंशन कर दिया. नाउ वी कम टू allusion. Allusion is an indirect or an implied reference to a well-known person, an important event or a text. अब जैसे हम किसी लड़के को कन्हैया बोल दें, जो हमारे पास कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं, हम उनकी रेफरेंस दे रहे हैं, उनको एलूड कर रहे हैं. Allusion is a noun, allude is a verb. या हम किसी के लिए कहते हैं ही Shylock. We are referring to the moneylender from Shakespeare's The Merchant of Venice. ज़्यादातर allusions जो हैं इस assumption पे वर्क करती हैं कि रीडर या लिसनर को समझ आ जाएगी रेफरेंस. Now this is an example from Amanda. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. The reader is expected to understand this reference. Rapunzel was locked up all alone in a tower and she used to let down her hair for the witch to climb up. Then the witch cuts off her hair later after she learns of the prince. So all of this background जो भी पूरी story है उसकी, it is assumed the reader will understand. ठीक है, तभी उसके टावर की, ब्राइट हेयर की, सबकी रेफरेंस दी है. Parenthesis, use of brackets, dashes, commas to insert extra information. Often the intent is to draw attention to the enclosed words and add to the overall meaning. I'll read 3 stanzas from Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda?
Okay, this is one stanza. The next stanza is in parenthesis. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Okay, and this, the parenthesis closed, and the next stanza is without parenthesis. Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. जो मैंने स्टैंजाज अभी रीड आउट किए उनमें जो पेरेंथेसिस में है वो अमांडा के अपने ख्याल हैं, अपनी फैंटेसीज हैं कि मैं रपुंज़ल बन जाऊं. एक टावर में लॉक्ड अप होना कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है, बट अमांडा को ये रियलाइजेशन नहीं है. उसे बस ये है कि मुझे कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस और स्कोल्डिंग से बचना है. तो इंस्ट्रक्शंस के बीच में पेरेंथेसिस में उसके थॉट्स हैं, उन पर हमारी अटेंशन भी खिंचती है. एंड ऑब्वियसली सच यूज इज एडिंग अनदर लेयर टू द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म. The use of a word or an image as a symbol to indicate an idea, an object, or an event. एक person, situation, word, object, location, idea, किसी भी चीज़ को यूज़ किया जाता है to represent something else. जैसे butterfly is a symbol of transformation of a new you. है ना, क्यों ये उसको एज एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बनाया है, क्योंकि जब बटरफ्लाई एक कैटरपिलर से बनती है, ठीक है. सो कैटरपिलर की जो लुक है और जो बटरफ्लाई की लुक है इसमें कितना अंतर है, ठीक है. तो वो एक जो सिग्निफिकेंट चेंज आता है उसकी उस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल उसको बताया जाता है. In dust of snow, the crow and the hemlock tree symbolize something dark or inauspicious, while the snow symbolizes lightness and purity. ठीक है, तो हर चीज़ की अपना एक सिम्बॉलिज्म है. वो क्या हमको आइडियाज़ कन्वे कर रही हैं, वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. In fire and ice, fire symbolizes desire or passion, while ice symbolizes hatred or indifference, coldness. ठीक है. And in the ball poem, the ball symbolizes childhood, which cannot be brought back once lost, and also symbolizes possessions. Next, apostrophe. Addressing an absent or a dead person. Basically, जो वहाँ है नहीं. या फिर addressing something that's personified, a non-living thing or an idea. For example, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. The boy is not there with the speaker. वो सुन नहीं रहा है जो स्पीकर बोल रहा है, ठीक है, उसकी बात उस तक नहीं पहुंच रही है, बट फिर भी स्पीकर उसको एड्रेस कर रहा है. या इंग्लिश कम्युनिकेशन में जूलियस सीजर के जो एक्सट्रैक्ट में ये लाइंस हैं, ओ जजमेंट, दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट्स एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन. जजमेंट को, विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जजमेंट को मार्क एंटनी डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है. जजमेंट को पर्सोनिफाई कर दिया, उससे बात कर रहा है एज इफ जजमेंट कैन लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एपॉस्ट्रोफी. Now we come to the last poetic device that we'll be discussing, asyndeton, the omission or the absence of a conjunction. I came, I saw, I conquered. This is generally attributed to Julius Caesar. Conjunction and, of course, यहाँ पे ठीक रहता, ठीक है, but नहीं है, नहीं यूज़ हुआ है. It's just I came, I saw, I conquered. या ये एग्जाम्पल, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. यहाँ his white fangs and his claws हो जाता अगर हम conjunction यूज़ करते. Coordinating conjunctions and, but, or, etc. इनको intentionally omit किया जाता है एक सेंस ऑफ स्पीड या अर्जेंसी लाने के लिए, या फिर मेन वर्ड्स पे एम्फेसिस रखने के लिए. A dime, another ball is worthless. A dime के बाद और omitted है. होप आपको पोइटिक डिवाइसेस जो डिस्कस की हैं समझ आ गई होंगी. अगर आपको पोइट्री का या कोई और टेक्स्ट, कोई ग्रामर टॉपिक, राइटिंग पार्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज़, कुछ भी सीखना है तो आप क्लासेस बुक करवा सकते हैं। इंग्लिश के अलावा हिंदी, संस्कृत और स्पेनिश की भी क्लासेस लेती हूँ मैं। अगर आप 10th या 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए या किसी और क्लास में भी हैं, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन द ईमेल ID गिवन, या आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।